नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। 5 राज्यों में पहले चरण के मतदान के बाद माहौल और गर्म हो गया है। 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। 5 राज्यों में इस बार विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ खास रहा। कहीं पार्टी बदल गई तो कहीं बाजी पलट गई। असम में तरुण गोगोई का फैक्टर क्या रहा? केरल का क्यों बढ़ा राजनीतिक पारा? राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के चक्रव्यूह में कैसे फंस गई दीदी? इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे हमारे खास कार्यक्रम में। तो आइए देखते हैं 5 का पंच। बीजेपी ने धीरे धीरे कांग्रेस के उन सभी नेताओं को अपना हीरो बना लिया है जिनकी विरासत कांग्रेस नहीं संभाल सकी। पर ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी को तरुण गोगोई का हाथ थामना पड़ा? असम में तरुण गोगोई फैक्टर क्यों बना खास? बीजेपी ने कैसे पलटी बाजी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। असम में तरुण गोगोई फैक्टर क्यों हुआ खास? बीजेपी को भी क्यों आ रही उनकी याद? कद्दावर नेता थे तरुण गोगोई। अहोम समुदाय के वोट के लिए जरूरी है गोगोई की जयकार। कांग्रेस महागठबंधन में बीजेपी को चुनौती। बीजेपी ने धीरे धीरे कांग्रेस के उन सभी लीडरों को अपना हीरो बना लिया है जिनकी विरासत कांग्रेस पार्टी संभाल न सकी। वल्लभ भाई पटेल से शुरू हुआ ये चलन इन चुनावों में बंगाल में सुभाष चंद्र बोस और प्रणब मुखर्जी, तमिलनाडु में कामराज तो असम में तरुण गोगोई तक पहुंच चुका है। आखिर असम में तरुण गोगोई फैक्टर क्यों हुआ खास? बीजेपी को भी क्यों आ रही उनकी याद? बीजेपी असम के विधानसभा चुनावों में पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे तरुण गोगोई को असम अस्मिता का प्रतीक बताकर अपना चुनाव प्रचार कर रही है। राजनीति में शह और मात का खेल इसी तरह चलता है। शतरंज के बिसात पर अपने मोहरों से बीजेपी ने कांग्रेस के सितारों को भी हथिया लिया है। असम चुनावों में तरुण गोगोई का किस तरह इस्तेमाल करना है, इसका नजारा तभी मिल गया था जब गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्र सरकार की ओर से उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था। आखिर गोगोई क्यों हुए खास? राज्य की सियासत में उनके खास होने की जो वजह है उसे समझने के लिए पहले उनके राजनीतिक कद को समझना जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि राज्य के सियासत में वो गिने चुने कद्दावर नेताओं में से थे। उनके चेहरे के जरिए कांग्रेस असम में 2006 से 2016 तक लगातार सत्ता में रही। गोगोई ने हमेशा आगे बढ़कर असम का नेतृत्व किया। उल्फा समेत कई उग्रवादी संगठनों को वार्ता की टेबल पर लाने का श्रेय गोगोई को ही जाता है। उन्हें इस बात का भी श्रेय दिया जाता था कि उन्होंने राज्य में दशकों से चली आ रही खूनी हिंसा का दौर खत्म कर असम को भ्रष्टाचार के जाल से निकालकर विकास के पथ पर लाने का काम किया है। 2001 में जब गोगोई ने असम गण परिषद से सत्ता अपने हाथों में लिया तो उन पर राज्य को उग्रवाद और वित्तीय अस्थिरता से निकलने की बड़ी जिम्मेदारी थी। अहोम समुदाय के वोट के लिए जरूरी है गोगोई की जयकार। असम में अहोम मतदाताओं की तादाद तकरीबन 14% है। यह आबादी ऊपरी असम के लगभग 45 विधानसभा सीटों पर प्रभाव डालती है। तरुण गोगोई इसी समुदाय से आते हैं। उन्हीं की वजह से ये समुदाय हमेशा से कांग्रेस का कोर वोट बैंक रहा है। हालांकि गोगोई के निधन के बाद ये वोट बैंक बीजेपी के पाले में भी जाता नजर आ रहा है। असम में रहने वाला अहोम समुदाय अपनी असमी संस्कृति को लेकर काफी ज्यादा सचेत रहता है। यही कारण है कि कांग्रेस अब इस समुदाय को सीएए का डर दिखाकर फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी अपने हर सभा में तरुण गोगोई की तारीफ कर इस समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रही है। सीएए का विरोध असमिया पहचान। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में हुए असम समझौते के बाद इस इलाके में असमिया अस्मिता की भावना लगातार मजबूत होती गई। यही वजह है कि पूरे असम की तुलना में ऊपरी असम में सीएए के खिलाफ विरोध काफी तेज है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों के लिए इस बार असम के चुनाव में मुख्य मुद्दा सीएए ही है। सीएए के विरोध के जरिए कांग्रेस असम में ये दिखाना चाहती है कि वो असमी सभ्यता को कितना महत्व देती है। हालांकि इस नागरिकता संशोधन कानून का विरोध असम में भी खूब हुआ था, खास तौर से ऊपरी असम में जहां मूल असमी भाषियों की तादाद
सबसे ज्यादा है। उन्हें लगता है कि अगर CAA के जरिए बांग्लादेश से आए बंगाली भाषी शरणार्थियों को असम की नागरिकता मिल गई तो असम के मूल निवासी असम में ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसलिए खास असमी लोग इस कानून का शुरू से ही विरोध कर रहे हैं, पर बीजेपी यही समझाने की कोशिश कर रही है कि CAA कानून को लागू करने से असमी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा ही होगी, क्योंकि बांग्लादेशियों को बाहर भेजने का रास्ता साफ हो जाएगा। बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस का गठबंधन। असम में इस बार कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन किया है। हालांकि तरुण गोगोई हमेशा से बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी AIUDF के खिलाफ रहे हैं। उनका मानना था कि AIUDF हमेशा से असम में घुसपैठ करने वालों का साथ देती आई है, इसलिए उन्होंने कभी भी इस पार्टी का सहयोग नहीं लिया। बीजेपी कांग्रेस के इसी गठबंधन को अब अपना मुद्दा बना रही है और पूरे असम में प्रचार कर रही है। तरुण गोगोई जिस असमी सभ्यता के लिए जिंदगी भर लड़ते रहे, कांग्रेस ने आज उसे ही ताक पर रखकर AIUDF के साथ गठबंधन कर लिया है। कांग्रेस महागठबंधन से बीजेपी को चुनौती। बीजेपी के लिए ये विरोध ऐसे ही नहीं है, बल्कि उसे कांग्रेस के नेतृत्व में बने महागठबंधन से ही सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है। साथ ही CAA के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का मुद्दा भी बीजेपी के लिए भारी पड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी तरुण गोगोई के जरिए खुद के लिए सुकून तलाश रही है। विधानसभा चुनाव 2021। वैसे तो ये चुनाव 5 राज्यों में हो रहा है, पर ये केरल का राजनीतिक तापमान कुछ अलग ही संकेत दे रहा है। दरअसल पिछले 4 दशकों का चुनावी इतिहास बताता है कि केरल में हर बार सत्ता परिवर्तन होता रहा है। तो इस बार सत्ता परिवर्तन में किसको मिलेगी कुर्सी, देखिए रिपोर्ट। क्या संकेत दे रहा है केरल का राजनीतिक तापमान? पिछले 4 दशकों से सत्ता बदलने वाला केरल क्या इस बार कर देगा भारत की सियासत से लेफ्ट का खात्मा? कांग्रेस गठबंधन देगा टक्कर या सत्ता बचा ले जाएंगे पिनराई विजयन? केरल राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यहाँ की जनता हर चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल सत्ता परिवर्तन के लिए करती है। केरल ऐसा राज्य है जिसने पिछले 4 दशकों में किसी राज्य सरकार को दोबारा नहीं चुना है। यहाँ सत्ता की कुर्सी LDF और UDF के बीच झूलती रहती है, इसलिए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि कौन सी पार्टी या गठबंधन 2021 का विधानसभा चुनाव जीतेगा। लेकिन इस बार राज्य का मौजूदा राजनीतिक मूड देखते हुए अंदाजा लगाने में गलती हो सकती है। यहाँ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सत्ताधारी गठबंधन है, इसलिए 2021 में स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सत्ता में आना चाहिए। लेकिन राजनीतिक तापमान तो कुछ और ही संकेत दे रहा है। अगर स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों को राजनीतिक नब्ज का संकेतक माने तो UDF के लिए ये आसान नहीं होने वाला है और LDF और UDF के बीच झूलने वाला स्थापित पैटर्न आगामी चुनावों में बिगड़ सकता है। भाजपा की कर्नाटक में सरकार है और वो उत्तर के बाद अब दक्षिणी राज्यों में विस्तार का प्रयास कर रही है, जिनमें केरल भी शामिल है। 2016 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि भारत धर्म जनसेवा के साथ गठबंधन में भाजपा ने केरल में अच्छी पैठ बना ली है। अगर भाजपा BDIS से गठबंधन के साथ अपना जनाधार मजबूत कर लेती है तो वो केरल का राजनीतिक गुणाभाग बिगाड़ सकती है। LDF ने 2016 विधानसभा चुनावों में 140 में से 92 सीटें और 42.6% वोट हासिल की। UDF ने 2019 लोकसभा चुनावों में 123 विधानसभा क्षेत्रों में 47.3% वोट हासिल की।
एलडीएफ सरकार के 3 साल होने पर जनता के मूड में बदलाव आने लगा। इस पर इसलिए आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि जनता को हर 5 साल में नई सरकार देखने की आदत है। कुछ लोगों को उम्मीद तो होगी कि इस बार भी सत्ता विरोधी लहर मजबूत होगी और केरल में 2021 में फिर सरकार बदलेगी। लेकिन दिसंबर 2020 के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे कुछ और बयां कर रहे हैं। हालांकि एलडीएफ ने पिछले निकाय चुनावों जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन वो यूडीएफ से 108 ब्लॉक पंचायतों और 10 जिला पंचायतों में आगे रहा है। एनडीए ने 5 और ग्राम पंचायतें जीतकर पिछले चुनावों से बेहतर प्रदर्शन किया। केरल कांग्रेस एम के यूडीएफ से जोस के मनी के नेतृत्व वाले एलडीएफ में जाने से फायदा एलडीएफ को हुआ। यूडीएफ के वेलफेयर पार्टी से जुड़ाव ने शायद यूडीएफ के पारंपरिक ईसाई वोटरों को एलडीएफ की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। इस बदलाव का असर कोट्टयम और एर्नाकुलम में एलडीएफ की जीत में दिखा, जहां यूडीएफ को 2010 में बड़ी जीत मिली थी। अन्य चुनावी गणित से इतर वेलफेयर पेंशन स्कीम का विस्तार और लाइफ मिशन के तहत आश्रय के प्रावधान के साथ कोविड-19 प्रबंधन और 2018 के बाद से बाढ़ प्रबंधन ने एलडीएफ की मदद की होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बुरे प्रदर्शन के बाद लगता है कि एलडीएफ उबर चुकी है और भाजपा की जमीन भी केरल में मजबूत हो रही है। हालांकि वो 2 बड़े गठबंधनों से काफी पीछे है, लेकिन मेट्रोमैन श्रीधरन के भाजपा में शामिल होने और उन्हें केरल में पार्टी का चेहरा बताए जाने से पार्टी को जनाधार बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि शहरी मध्यम वर्गीय मतदाताओं का झुकाव भाजपा की तरफ हो सकता है। साल 2016 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव बताते हैं कि भाजपा को बीडीआईएस के साथ गठबंधन कर 15% वोट मिले थे और उसने तिरुवनंतपुरम में नेमोम सीट जीतकर विधानसभा में खाता भी खोला था। लेकिन ये 15% वोट शेयर विधानसभा चुनावों पर असर डालने के लिए काफी नहीं है। हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक उच्च जातियों, खासतौर पर नायर और कुछ पिछड़ी जाति के समुदायों, खासतौर पर एझावस का झुकाव भाजपा की ओर हुआ है, लेकिन पार्टी को अन्य समुदायों में भी समर्थन जुटाने की जरूरत है। दरअसल ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कौन सा गठबंधन भाजपा के उदय से ज्यादा प्रभावित होगा। ये संकेत जरूर हैं कि उच्च जाति का भाजपा की ओर झुकाव से यूडीएफ पर ज्यादा असर होगा। हालांकि ज्यादातर नायरों ने हमेशा जीतने वाले गठबंधन का पक्ष लिया है। साथ ही भाजपा और कांग्रेस की केरल इकाई दोनों ने कोर्ट के फैसले का विरोध किया है, जिसमें दोनों के बीच हिंदू वोटों को लेकर संघर्ष बढ़ा है। हिंदू वोटों का भाजपा की तरफ जाना यूडीएफ को प्रभावित करेगा। उच्च जातियों में ये बदलाव यूडीएफ के लिए गंभीर चुनौती है। यही कारण है कि 2021 की चुनावी जंग अब भी खुली हुई है, भले ही वहां हर चुनाव में सरकार बदलने का इतिहास रहा हो। बंगाल विधानसभा चुनाव किसी भी तरह से जीतने के लिए टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पूरी ताकत झोंक दी है और अब जनता का दिल जीतने के लिए मैदान में उतरी हैं डिजिटल दीदी। लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। जनता का दिल जीतने के लिए अब मैदान में उतरी डिजिटल दीदी। चुनावी खेला में सुपर मारियो बनी ममता। वोट पाने के लिए टीएमसी ने लिया वीडियो गेम्स का सहारा। ममता को फाइटर और मोदी शाह को दिखाया दुश्मन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को किसी भी तरह जीतने के लिए टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी तैयार हो चुकी हैं। पैर में चोट लगने के बावजूद उनका कहना है कि बंगाल में बीजेपी का कब्जा न हो जाए, सिर्फ इसलिए डॉक्टरों की सलाह नहीं मानते हुए वो चुनाव प्रचार कर रही हैं। सिर्फ चुनाव प्रचार ही नहीं,
अब टीएमसी जनता के दिलों पर छाप छोड़ने के लिए बच्चों की वीडियो गेम्स का भी सहारा ले रही है। बच्चों के पॉपुलर गेम सुपर मारियो गेम्स को टीएमसी ने चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाया है। वीडियो में सुपर मारियो की भूमिका में ममता। सुपर मारियो गेम्स की तर्ज पर टीएमसी ने चुनाव प्रचार का एनिमेशन वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो में सुपर मारियो की भूमिका में ममता बनर्जी को दिखाया गया है। इस वीडियो को टीएमसी ने ट्विटर के माध्यम से वायरल किया है। इस वीडियो में सुपर मारियो बनी ममता बनर्जी गेम्स की तरह हर पड़ाव को पार करती हुई दिखाई दे रही हैं। तृणमूल के टैगलाइन बांग्ला निजेर में केई चाय दिखाया। इस वीडियो को तृणमूल ने ट्विटर के माध्यम से वायरल किया है। इस वीडियो में सुपर मारियो बनी ममता बनर्जी गेम्स की तरह हर पड़ाव को पार करती दिख रही हैं। वीडियो की शुरुआत में तृणमूल के टैगलाइन बांग्ला निजेर में केई चाय दिखाया गया है। चुनावी खेला के मोदी शाह को दिखाया दुश्मन। वीडियो में बाद के पड़ाव में बंगाल में परिवर्तन लाने वाली सुपर मारियो की भूमिका में दीदी को दिखाया गया है। इसके बाद वीडियो में एक के बाद एक पड़ाव को पार करते हुए टीएमसी की उपलब्धियां गिनाई गई हैं। वीडियो में यह भी बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी 2 बार से बंगाल की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और पार्टी का स्लोगन खेला हौबे को भी दर्शाया गया है। इसके बाद अगले पड़ाव में दुश्मनों में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिखाया गया है, जिसे ममता बनर्जी ने धक्का मारकर गिरा दिया। टीएमसी का फाइटर दीदी वाली चाल। इसके बाद ममता बनर्जी को अगले पड़ाव में जाते हुए देखा जा रहा है, जहां टीएमसी की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही पार्टी के मैनिफेस्टो में 10 वादों को दिखाया गया है। इसके बाद अंत में पश्चिम बंगाल का झंडा फतेह कर राइटर्स बिल्डिंग पहुंचते हुए ममता बनर्जी को दिखाया गया है। बता दें कि टीएमसी की तरफ से एक और एनिमेशन वीडियो फाइटर दीदी के नाम से जारी किया गया था। इस वीडियो का थीम नंदीग्राम पर है। जहां दीदी ममता बनर्जी बीजेपी को धक्का मारकर नंदीग्राम से बाहर दिखाते हुए दिखाई जा रही हैं। वहीं संयुक्त मोर्चा और बीजेपी भी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में इस बार सभी पार्टियों ने युवा प्रत्याशियों पर दांव लगाया है। हालांकि बीजेपी तो हमेशा से ही युवाओं पर भरोसा करती आई है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बंगाल चुनाव, सभी दलों का युवाओं पर दांव। अस्सी से ऊपर वालों को टीएमसी का टिकट नहीं। तमिलनाडु में बीजेपी भी युवाओं के भरोसे।
देश के युवा ही देश का भविष्य हैं और इन्होंने राजनीति में आने का फैसला जल्दी ही ले लिया है। इनमें से कुछ ने अपनी खानदानी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो कुछ ने अलग करने के नजरिए के साथ राजनीति में कदम रखा। युवा जोश के साथ देश की राजनीति को अधिक ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें हर पार्टी ने युवाओं से ढेरों वादे भी किए हैं। वैसे वादों का रिवाज नया नहीं है। हर पार्टी युवाओं से वादे करती आई है, क्योंकि युवाओं के भरोसे ही राजनीति चलती है। युवा कार्यकर्ता ही जी जान से मेहनत करता है, तभी राजनीतिक पार्टियों का कारोबार चलता है। और ऐसे में जिन राज्यों में नई सरकार बनेगी, उन सरकारों पर युवाओं पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। आने वाले समय में अगर युवाओं की आर्थिक सामाजिक आजादी को सुनिश्चित नहीं किया गया, तो राज्य और देश की शांति के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। जैसे चुनाव जीतने के लिए पार्टियों की नजर युवाओं पर टिकी है, ठीक उसी तरह सरकार बनाने वाली पार्टियों की नजर भी युवाओं पर है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में लगभग सभी दलों ने युवा उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। आंकड़े कम से कम यही गवाही दे रहे हैं। 85% से ज्यादा उम्मीदवार 60 साल से कम उम्र के हैं। पहले चरण में 5 जिलों के 30 विधानसभा क्षेत्रों में 191 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस दौर में 7 मार्च को मतदान होगा। पहले चरण में 25 से 40 वर्ष के उम्मीदवारों की संख्या 53 है और ये कुल उम्मीदवारों का 29% है। 41 से 60 के बीच के 109 उम्मीदवार हैं, जो 57% है। वहीं 61 से 80 की उम्र वाले 29 हैं, जो कुल उम्मीदवारों की संख्या का 15% है। 80 से ऊपर वालों को टीएमसी का टिकट नहीं। तृणमूल कांग्रेस ने भी घोषणा की थी कि वो 80 से ऊपर के उम्र वालों को पार्टी का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। वहीं सीपीएम के उम्मीदवारों में 70% की उम्र 40 से कम है। चुनाव और उम्मीदवारों से संबंधित आंकड़ों पर काम करने वाली संस्था इलेक्शन वॉच की उज्जैनी हालिम ने कहा है कि वो काफी कम उम्र से अपने पिता विप्लव हालिम के साथ राज्य में काम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने युवाओं के प्रति ऐसा रुझान कभी नहीं देखा। तमिलनाडु में बीजेपी भी युवाओं के भरोसे। दक्षिण राज्य तमिलनाडु की विधानसभा में पहुंचने के लिए बीजेपी राज्य के युवाओं के भरोसे है। युवाओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में 60 लाख नई नौकरियां 18 से 25 साल की युवतियों के लिए मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, जल्लीकट्टू खिलाड़ियों को खेल कोटा में शामिल करने और 8वीं और 9वीं के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देने का वादा किया है। तमिलनाडु में इस बार 8 लाख युवा पहली बार मतदान करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा की 243 सीटों में से भाजपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यहां 6 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु में भाजपा के प्रभारी सीटी रवि के मुताबिक उनकी पार्टी 2.5 अंकों में सीटें जीत रही है और राज्य में अन्ना द्रमुक और बीजेपी मिलकर फिर से सरकार बनाएंगे। रवि के मुताबिक ये चुनाव भविष्य में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा साबित होगा। भाजपा और अन्ना द्रमुक का गठबंधन कांग्रेस और द्रमुक के गठबंधन से बेहतर है। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन एक बार फिर से राज्य में सरकार बनाने जा रहा है। रवि के मुताबिक हम लोगों से कह रहे हैं कि आपको अन्ना द्रमुक और भाजपा के लोकतांत्रिक मूल्यों के गठबंधन या दूसरे गठबंधन में से किसी एक को चुनना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवार बेहतर हैं और ये लोगों को पसंद आ रहे हैं। भाजपा ने तमिलनाडु के लिए अपने घोषणा पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना के माध्यम से राज्य के मछुआरों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाएंगे। पार्टी ने वादा किया है कि राज्य में अगर उनके गठबंधन की सरकार बनती है तो अन्य भाजपा शासित राज्यों की तरह तमिलनाडु में भी कृषि बजट अलग से लाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में तमिलनाडु की दक्षिण के राज्यों में पहला स्थान पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मंदिर प्रशासन में हिंदू विद्वानों और संतों के लिए अलग बोर्ड बनाया जाएगा। तमिलनाडु के सभी जिलों में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे। राज्य के सभी घरों में साल 2022 तक जल जीवन मिशन के तहत पीने के पानी के लिए मुफ्त नल की व्यवस्था की जाएगी। राज्य में 5 साल तक रेत के खनन पर रोक लगाई जाएगी। दिल्ली की तर्ज पर चेन्नई महानगर पालिका को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। गौ हत्या विरोधी कानून बनाया जाएगा और गौ मांस के लिए केरल और अन्य राज्यों में गायों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। धर्म परिवर्तन को आपराधिक बनाने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया जाएगा। बीजेपी उम्मीदवार
पार्टी ने 1000 लाइट सीट से अभिनेत्री खुशबू सुंदर को मैदान में उतारा है। वहीं कोयम्बटूर दक्षिण से भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन को टिकट दिया है। यहां उनका सामना मशहूर अभिनेता कमल हासन से होगा। पार्टी ने 3 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया है। इनमें कोरेकुड़ी से एच राजा, मदुरई उत्तर से पी सरवनन और तिरुनेलवेली से नैनार नागेंद्रन को मैदान में उतारा है। पी सरवनन द्रमुक से बीजेपी में आए हैं, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पी मुरुगन धारापुरम से चुनाव लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।